सारा काम निपटा कर रेखा अपने बेडरूम में आ गई। वैसे तो इस समय पर अंजू के पापा सो जाते हैं, लेकिन आज उन्हें बालकनी में यूं उदास बैठा देखकर मैं थोड़ी अचकचा गई। अजी, आज सोने का इरादा नहीं है क्या? देखिए समय कितना हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक चिंता कब से खाई जा रही है। आप भी ना बिना वजह चिंता करते रहते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मन को शांत रखें, लेकिन आप छोड़ो ना यह सब रेखा। रुकिए, हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में रेखा हल्दी दूध का ग्लास लेकर विजय के समक्ष खड़ी हो गई। रख दो, कहकर विजय बालकनी से बाहर आ गए। अंजू क्या कर रही है? सो गई क्या? नहीं, लेटी है। नींद तो जैसे उसकी आंखों से उड़ ही गई है। अंजू के बारे में बात करते ही रेखा का स्वर भर्रा जाता था। क्या सोचा था, क्या हो गया? सच ही है, आदमी के चेहरे पर कुछ नहीं लिखा होता। अब देवलाल जी और अनीता को देखकर क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि अंदर से कितने बेकार हैं ये लोग, कितने क्रूर, असुर। कुदरत ने दोनों बेटे ही दिए हैं ना। एक बेटी होती तो जानते कि बेटी का दर्द क्या होता है। इन्हें हमारी फूल सी बेटी नहीं, बस पैसा नजर आ रहा था, और वही चाहिए भी था। रेखा सिसक पड़ी। अब बस करो रेखा, क्यों बार बार एक ही बात लेकर बैठ जाती हो? विजय ने चुप कराते हुए कहा। तुम कहते हो बस करो, मैं तो सहन कर लूँगी, पर जानती हूँ कि तुम्हारे जी में जो आग लगी है वह आप कभी ठंडी नहीं पड़ेगी। बचपन से अंजू का पक्ष लेकर बोलते रहते हो। अंजू में तो जैसे तुम्हारे प्राण बसे हैं। क्या मैं यह जानती नहीं हूँ? जब से अंजू ससुराल से इस तरह लौटी है, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है अच्छी तरह समझ रही हूँ। अपने दुखों को अंदर ही अंदर समेट लेने की तुम्हारी पुरानी आदत है। रेखा लगातार बोली जा रही थी, पर विजय आराम कुर्सी पर अधलेटे शून्य में टकटकी बांधे सोच में डूबे हुए थे। फिर अचानक बोल पड़े। रेखा, सुबह जल्दी उठ जाना, और हाँ, अंजू को भी जल्दी नहा धोकर तैयार होने के लिए कह देना। पुलिस स्टेशन चलना है, कुछ आवश्यक कार्रवाई बाकी है। उन लोगों की जमानत तो नहीं हो गई? 4 दिन लॉकअप में बंद रहकर होश ठिकाने आ गए होंगे देवलाल जी और अनीता के। और अभिषेक, उसे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पराई बेटी पर अत्याचार करते इन लोगों को शर्म नहीं आई? पर विजय, इन लोगों को यूं ही नहीं छोड़ना है, कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है, ताकि फिर किसी लड़की को ये लोग दहेज के लिए सताने की हिम्मत ना कर सके। बोलते बोलते रेखा की सांसों की गति तेज हो गई और वह लगभग हाफने सी लगी। सच है, खुद कष्ट उठाना उतना कठिन नहीं होता जितना अपने प्रिय को कष्ट झेलते देखना। और बच्चे तो माँ बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। वे कष्ट में हो तो माँ बाप चैन की सांस कैसे ले सकते हैं भला? हाँ रेखा, सज़ा ज़रूर मिलेगी, और मिलनी ही चाहिए। दोषी को सज़ा मिलनी ही चाहिए, विजय ने दृढ़ता से कहा। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। विजय की स्वर की दृढ़ता से आश्वस्त होकर रेखा अपने पल्लू के छोर से आंसू पूछती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पिछले हफ्ते जब से अंजू ससुराल से दहेज के लिए प्रताड़ित होकर बचकर भाग आई, रेखा ने एक पल को भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात में भी वह अंजू के पास ही लेटी थी, और रात रात भर जागकर कभी उसके माथे को तो कभी बालों को सहलाती रहती, मानो अंजू नन्ही बच्ची हो। विजय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रेखा के जाते ही उन्होंने मेज पर नज़र डाली, पीने के लिए दूध से भरा गिलास उठाया, 2 घुट जैसे जैसे गटके, फिर मन नहीं हुआ, सो गिलास वापस मेज पर रख दिया। मन की बेचैनी को कम करने के लिए वह दोनों हाथों को कमर के पीछे बांधे कमरे में ही चहलकदमी करने लगे। कभी कभी लगता है मानो समय रुक सा गया है, पर समय कहाँ रुकता है। वह तो घड़ी की टिक टिक के साथ हमेशा गतिमान रहता है, हम ही आगे पीछे हो जाते हैं। जब अंजू छोटी थी तो विजय उसके लिए कितने आगे तक की सोच लेते थे,
और आज ना चाहते हुए भी बार बार वह पीछे की ओर अतीत में खींचे चले जा रहे थे। जिस गति से घड़ी की सुइयां निरंतर आगे की ओर बढ़ रही थी, उसी तीव्रता से विजय का विचार चक्र विपरीत दिशा में घूमने लगा था। विवाह के दिन कितनी प्यारी लग रही थी उनकी अंजू। अंजू ही क्यों, अभिषेक भी। दोनों की जोड़ी देख मेहमान तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। सुयोग्य वर और घर दोनों ही लड़की के सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, ऐसा ही कुछ उस दिन विजय ने सोचा था। गर्व से सीना ताने अपने बेटे राहुल के साथ दौड़ दौड़ कर व्यवस्था देखने में जुट गए थे। अपने दोस्त अशोक पर भी उन्हें उस दिन नाज हो रहा था। वाह, क्या दोस्ती निभाई है दोस्त ने। अशोक ने ही तो यह इतना सुंदर रिश्ता सुझाया था। अभिषेक कंप्यूटर इंजीनियर था और यहीं दिल्ली में ही कार्यरत था। पिता देवलाल जी महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष और माँ अनीता सीधी साधी घरेलू धार्मिक महिला थी। छोटा भाई विकास अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। छोटा सा सुसंस्कृत परिवार। यदि चिराग लेकर ढूंढते तो भी इस जन्म में ऐसा घर वर नहीं ढूंढ पाते। यह सोचकर अशोक के प्रति विजय एहसानमंद हो गए थे। रिश्ता तो अच्छा है, पर थोड़ी तहकीकात तो करवा लेते, रेखा ने कहा तो विजय तुरंत बोल पड़े। अरे, अशोक ने रिश्ता सुझाया है, अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तहकीकात भला क्या करवानी है। भाई, मुझे तो देवलाल जी से बात करके ही तसल्ली हो गई। ऐसे घर में अंजू को देकर तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद विजय ने शरारत से मुस्कुराकर रेखा की ओर देखा और बोले, एक बात और रेखा, तुम्हारे मुकाबले तो अनीता जी 10% भी नहीं हैं। किस बात में? रेखा ने इठलाकर आतुरता से पूछा। अरे भाई, तेज तरारी में। और किस में? विजय ने जोरदार ठहाका लगाया तो रेखा ने बनावटी गुस्से में आंखें तरेरी। इतना उन्मुक्त हास्य आज पहली बार ही विजय के चेहरे पर देखा था। बेटी के भविष्य को लेकर आज कितने निश्चिंत हो गए विजय, यही सोचकर रेखा का मन तृप्ति से भर गया था। पर यह सुखद स्वप्न 4 दिन की चांदनी बनकर ही रह गया। पहली बार जब अंजू मायके आई तो रेखा की अनुभवी आंखों ने उसके चेहरे पर चढ़ी उदासी की परत को तुरंत ही ताड़ लिया था। खूब कुरेद कुरेद कर रेखा ने पूछताछ की, फिर भी अंजू की उदासी का कारण जानने में असमर्थ ही रही। हर बार अंजू का एक ही उत्तर होता, कहाँ माँ, कुछ तो नहीं है। आपका वहम है यह, कुछ तो हूँ मैं। अंजू ससुराल लौट गई, पर भरम के कांटे रेखा की मनोधरा पर जहाँ तहाँ बिखेर गई थी। अंजू के व्यवहार में कई अनपेक्षित बातें अभासित हुई थी रेखा को, जो समझ से परे थी। बचपन से हर बात माँ को बताने वाली अंजू अचानक इतनी चुप चुप सी क्यों हो गई? कहीं कोई कष्ट तो नहीं है ससुराल में? नाना प्रकार की अटकलों के बीच मन घूमता रहता और एक दिन चिंताओं दुश्चिंताओं के बीच अंजू का वह पत्र, आप नाना नानी बनने वाले हैं, राहुल मामा बनेगा, ऐसा पुलकित कर गया था कि आनंदातिरेक में खुशी के आंसू बह निकले। अचानक ही सारे भरम, शंकाएं, कुशंकाएं इस बहाव में जाने कहाँ तिरोहित हो गई। मन पुनः स्वच्छ आकाश सा साफ हो गया। विजय और राहुल तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। जहाँ जहाँ जो ध्यान आया, हर एक को फ़ोन ईमेल पत्र लिखकर यह शुभ समाचार दे रहे थे। रेखा तो भविष्य में आने वाले नन्हे मेहमान की क्या क्या तैयारी करनी होगी इसी सोच में रम गई। रेखा ने गणित लगाया कि 3रा महीना लगभग पूरा होने को है अंजू का, बस केवल 6 माह की तो प्रतीक्षा है। पर ये 6 माह भी रेखा को 6 युग की तरह लंबे लग रहे थे। फिर भी समय निर्बाध गति से सरकता जा रहा था। सुख भरे दिन यूं भी समय की लंबाई का एहसास नहीं कराते। 2 माह ही तो हुए थे इन सुखों की सौगात भरे एहसासों को चुन चुन कर समेटते हुए कि अचानक एक दिन सूटकेस लेकर दरवाजे पर अंजू को खड़ी पाया तो सब के सब खुशी से झूम उठे थे। अरे बेटी, अचानक कैसे आना हुआ? फ़ोन भी नहीं किया। खुशी से अंजू को गले लगाते हुए रेखा ने पूछा। अभिषेक कहाँ है?
अभिषेक को साथ ना देखकर अंजू के पीछे आजू बाजू उत्सुकतावश रेखा झांकने लगी। मैं अकेली आई हूँ माँ, हमेशा हमेशा के लिए वह घर छोड़कर। अंजू रेखा से लिपटकर बिलख पड़ी और क्षण भर में ही वे सारे सपने जो विजय, राहुल और रेखा ने बड़े जतन से बुने थे जलकर भस्म हो गए। अंजू की बातों ने सबको स्तब्ध कर दिया था। विजय का तो इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं जम रहा था कि अनीता जैसी सीधी सादी महिला ने उनकी अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया होगा। और देवलाल जी पर तो उन्हें स्वयं से अधिक विश्वास था। एक बार वह स्वयं अंजू के साथ डांट फटकार कर सकते थे, परंतु देवलाल जी तो वात्सल्य की साक्षात मूर्ति थे। रहने दीजिए अपने तर्क, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए पहने हुए मुखौटे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि अंजू उनके चंगुल से बचकर निकल आई, वरना कल को न जाने क्या सलूक कर लेते वे लोग। रेखा क्रोधावेश से तप्त हो रही थी। पर रेखा, यदि अंजू जो कह रही है वह सच भी हो तो क्या अभिषेक ने उन्हें रोका नहीं? अभिषेक पर तो तुम्हें भरोसा है ना? हमारे बेटे जैसा है वह। मुझे एक बार फ़ोन करके बात कर लेने दो उन लोगों से। वैसे भी अंजू के अचानक बिना बताए आ जाने से परेशान होंगे वे लोग। विजय अभी भी वस्तु स्थिति पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। पापा, आप भी ना बस। राहुल झल्ला पड़ा। अब भी उन्हीं लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं आप। वे परेशान हो रहे होंगे तो होने दीजिए। परेशान वे अंजू दीदी के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए हो रहे होंगे, जो अब हमारे हाथ में है। अंजू दीदी ठीक ही कह रही है कि उन सबके खिलाफ हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। राहुल का नया खून अपनी अंजू दीदी को कष्ट से रोते सिसकते देख पूरे उबाल पर आ गया था। तत्क्षण विजय ने विरोध करते हुए कहा, चलो मान लेते हैं कि उन लोगों ने अंजू के साथ ज्यादती की, पर उनसे मिले बिना, पूरी बात जाने बिना सीधे पुलिस कार्रवाई करना मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। विजय कुछ सोचते हुए फिर बोले, राहुल एक काम करो, अशोक को फ़ोन मिलाओ। पहले उससे बात कर लूँ, फिर देवलाल जी से मैं खुद जाकर मिल लूँगा। चिंताग्रस्त होने के बावजूद विजय अपने विवेक और विचारशीलता का धैर्यपूर्वक उपयोग करना अच्छी तरह जानते थे। हालांकि बेटी के कष्ट ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था, फिर भी उन्हें यह एहसास था कि बेटी अब केवल उनकी ही नहीं, देवलाल जी के घर की इज्जत है। और फिर इस वक्त यह गर्भवती भी है। सारी स्थितियाँ रिश्तों के नाजुक धागों से गुंदी हुई होती है। विजय नहीं चाहते थे कि किसी भी झटके से एक भी धागा खींचकर टूट जाए। देखो रेखा, अंजू तो अभी नादान है। भावावेश में यह जो कदम उठा बैठी है, उसका नतीजा कभी सोचा है इसने? जिस स्थिति में यह है, तुम तो अच्छी तरह समझती हो रेखा, फिर भी इसकी बातों को सह दे रही हो। अरे, इतने करीबी रिश्ते क्या इतने कमज़ोर होते हैं जो जरा सी विषमता से टूट जाए? अंजू के साथ उस नन्ही जान के भविष्य के बारे में भी हमें सोचना होगा, जो इस वक्त उसके गर्भ में पल रही है। विजय धैर्य से स्थिति संभालने का पुरजोर प्रयास कर रहे थे, पर बेटी के दुख से विचलित रेखा लगातार विजय पर जोर डाल रही थी कि अब दोबारा उस नरक में अंजू को नहीं भेजना है। पानी सिर से गुजरने तक का इंतज़ार करना तो मूर्खता होगी। उन लोगों ने लगातार अंजू पर दबाव डाला है कि मायके से 4-5 लाख की व्यवस्था कर दे। बहाना यह है कि अभिषेक को खुद का बिजनेस शुरू करवाना है। वह तो अंजू थी जो अड़ी रही कि मैं अपने माँ बाप को क्यों परेशानी में डालूं, और नतीजा देखो, जान से मारने की धमकी दे डाली अनीता ने। तो यदि यह बात थी तो अंजू ने हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया? बोलो अंजू। विजय ने अंजू का कंधा पकड़कर जब झूरते हुए पूछा। पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अंजू की सिसकियां हिचकियों में बदलने लगे। कुछ भी हो, पहले हमें देवलाल जी और अनीता से मिलकर इस मामले को स्पष्ट तो कर लेना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, विजय ने कहा। अंजू फिर बिलख पड़ी। मैं झूठ बोलूँगी? ऐसा लगता है क्या पापा आपको? रेखा की गोद में सिर छिपाकर अंजू लगातार रोए जा रही थी। पापा, दीदी की हालत देखने के बाद भी आपको उन लोगों से बात करने की पड़ी है।
राहुल उत्तेजित हो उठा। अब तो उन लोगों से सीधे अदालत में ही बात होगी। आखिर रेखा और राहुल के आगे विजय को हथियार डाल देने पड़े। अशोक भी शहर से बाहर था, वरना उससे विचार विमर्श किया जा सकता था। आखिर वही हुआ जो ना चाहते हुए भी करने के लिए विजय विवश थे। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। विजय, राहुल और रेखा की बयान, फिर अंजू के बयान के बाद तुरंत ही देवलाल जी, अनीता और अभिषेक सलाखों के पीछे गए। विकास अपने कॉलेज टूर पर बाहर गया हुआ था। घर में दूसरा कोई था ही नहीं जो तुरंत उन लोगों के पक्ष में साथ देने अथवा सहायता के लिए खड़ा होता। रिश्तेदारों में बात फैलते देर ही कितनी लगती है। कौन देवलाल जी के साथ खड़ा हुआ, कौन नहीं। अब विजय और रेखा को चिंता भी क्यों करनी थी। इंस्पेक्टर साहब, इनकी अच्छी खातिरदारी करिएगा, राहुल ने नथुने फुलाकर जोश में कहा। अंजू गर्भावस्था का सफ़र तय कर रही थी। इस अवस्था में भी पति ने, सोचकर इंस्पेक्टर ने अभिषेक को खूब फटकारा था। अभिषेक खामोश था। राहुल को गहरी निगाहों से ताकते हुए वह यूं ही स्तब्ध खड़ा रहा। सारे दृश्य जलचित्र की भांति दिमाग में घूम रहे थे कि रेखा की आवाज़ ने चौंका दिया। सुबह 5 बजे रेखा नियमानुसार नहा धोकर स्नान घर से बाहर निकली तो विजय के कमरे से आहट पाकर वहां आ गई। क्या आप रात भर सोए नहीं? यूं ही आराम कुर्सी पर बैठे बैठे रात काट दिया आपने? नहीं रेखा, कैसे सोता मैं? अपराधी को सजा मिले बिना अब सो भी नहीं सकूंगा, विजय ने गहरी सांस खींचते हुए कहा। नहा दो, ली हो तो एक कप चाय बना दो, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। और हाँ, अंजू और राहुल को भी जगा दो। चाहता हूँ जो भी बात है एक साथ मिल बैठकर की जाए। असमंजस की भाव क्षण भर के लिए रेखा के चेहरे पर उभरे कि ऐसी कौन सी बात होगी। फिर कुछ सोचती हुई वह रसोई घर में चली गई। कुछ ही देर बाद रेखा, अंजू और राहुल तीनों विजय के सामने बैठे हुए थे। व्यग्रता तथा चिंता के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ जा रहे थे। उनसे अधिक उलझन विजय के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। खुद को कुछ संयत करते हुए विजय बोले, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह तो मानते होगे ना तुम लोग? तीनों ही अचंभित से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर विजय कहना क्या चाहते हैं? बोलो, हाँ या नहीं? विजय का कड़क स्वर पुनः उभरा। हाँ, तीनों ने संवित स्वर में उत्तर दिया। तो आज हमें पुलिस थाने में चलकर देवलाल जी, अनीता और अभिषेक तीनों के खिलाफ दर्ज कराई अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। राहुल लगभग चिल्लाकर बोला, पापा आप होश में तो हो? 1 मिनट राहुल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, विजय ने कठोरता से कहा तो राहुल शांत होकर बैठ गया। बेगुनाह होने के बावजूद 4 दिन तक जेल में बंद रहकर जो जिल्लत व अपमान उन तीनों ने सहा है, उसकी भरपाई तो हम 4 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे। पर हमारी वजह से उनकी प्रतिष्ठा पर जो बदनुमा दाग लग चुका है, उसे धुंधलाने के लिए जितने भी संभावित उपाय हैं हमें करने ही होंगे। क्षण भर की चुप्पी के बाद विजय फिर बोल उठे। वास्तविक अपराधी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब सजा क्या हो यह अंजू तय करेगी, क्योंकि पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। कहते हुए विजय ने एक गहरी दृष्टि अंजू पर डाली, जो यह सब सुनकर पति की तरह कांपते हुए कातर निगाहों से देख रही थी। रेखा, यह लो और पढ़ो। कहते हुए विजय ने एक पर्चा रेखा की ओर बढ़ाया। आश्चर्य और उत्सुकता से राहुल भी माँ के नज़दीक खिसक गया और रेखा के साथ साथ पर्चे पर लिखा हुआ ध्यान से पढ़ने लगा। पर अंजू मूर्तवत बैठी रही, क्योंकि उसे ज़रूरत ही क्या थी वह पढ़ने की। वह पर्चा तो उसी का लिखा हुआ था जो उसने अपने प्रेमी विवेक को लिखा था, पर उस तक पहुंच नहीं पाई थी। प्रिय विवेक, तुमने जीवन भर वफा निभाने का वादा मांगा है ना? यूं 2 हिस्सों में बंटकर जीना मेरे लिए दुभर होता जा रहा है। अभिषेक से छुटकारा पाए बिना मैं पूर्ण रूपेण तुम्हारी कभी नहीं हो पाऊंगी। अभिषेक से तलाक पाने और तुम्हारा जीवन भर का साथ पाने का बस यही एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं तुम इस बात से क्यों असहमत हो, पर अब मैं बिल्कुल चुप बैठने वाली नहीं हूँ।
एक बार चुप्पी साध कर तुम्हें खो चुकी हूँ, अब दोबारा खोना नहीं चाहती। मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी योजना को निभाने। आगे के अक्षर रेखा को धुंधला गए, चक्कर आने लगा। माथा पकड़कर वह राहुल का सहारा लेने लगी। पर्चा हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। रेखा अचेत सी राहुल की कंधे पर लुढ़क गई। कुछ चेतना जगी तो सामने विजय, अशोक और डॉक्टर खड़े थे। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होता गया। राहुल माथा सहला रहा था और अंजू अपराध बोध से गठरी सी बंधी पैरों के पास बैठी सिसक रही थी। आराम की सलाह व कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर चले गए। इतने लोगों के कमरे में होने पर भी एक अजीब सी किस्म का गहन सन्नाटा छा गया था। अशोक, अब किस मुंह से माफ़ी मांगू तुझसे? विजय के स्वर में टूटकर बिखरने का एहसास था। विजय, माफ़ी तुझे नहीं, अंजू को उन सबसे मांगनी होगी जिन जिन का इसने दिल दुखाया है। अरे शादी की 2 माह बाद ही अभिषेक ने मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाया था। तब उसने बताया था कि अंजू हर वक्त मोबाइल पर किसी विवेक नाम के लड़के से बात करती रहती है। अभिषेक बहुत ही समझदार और धीर गंभीर किस्म का लड़का है। मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ। यूँ बेवजह वह अंजू पर शक करेगा ही नहीं, यह भी मैं अच्छी तरह जानता था। फिर भी मैंने उसे तसल्ली दी थी कि अंजू नए जमाने की लड़की है, कोई पुराना सहपाठी होगा। तुम ही उससे खुलकर बातें कर लो। और बेटे, कुछ बातें पति पत्नी के बीच रहकर ही सुलझ जाए तो बेहतर होता है। मेरे इस समझाने के बाद फिर कभी उसने यह विषय नहीं उठाया। पर परसों जब विकास ने मुझे जयपुर में मोबाइल पर पूरी बात बताई तो मैं सन्न रह गया। देवलाल जी मेरे बड़े भाई समान हैं और अनीता भाभी तो मेरी माँ के स्थान पर हैं। तभी मैंने तत्काल फ़ोन पर तुमसे बात की और तह तक जाने के लिए कहा था। काश तुम्हारे इस कदम उठाने के पहले ही मैं तुमसे बात कर पाता। अशोक अपनी लाचारी पर बेचैन हो उठे। अफसोस और अवसाद एक साथ उनके चेहरे पर उभर आया, मानो वह ही कोई दोष कर बैठे हों। नहीं अशोक, दोस्त तुम्हारा नहीं है। यह तहकीकात तो मुझे तुम्हारे फ़ोन आने से पहले ही कर लेनी चाहिए थी। पर पुत्री प्रेम कह लो चाहे परिस्थिति की नज़ाकत, न जाने मैं विवेक कैसे खो बैठा। तुमसे बात ना कर सका था ना सही, पर एक बार देवलाल जी से खुद मिल लेता। विजय का स्वर पश्चाताप से कसक उठा। तुम्हारे फ़ोन आने के बाद मैंने अंजू के सामान की छानबीन की और उसी में से यह पत्र मिला जो शायद विवेक तक पहुंच नहीं पाया था। क्यों अंजू? विजय ने सख्त लहजे में कहा तो अंजू, जो इतनी देर से लगातार अपनी करतूत पर शर्म से गड़ी जा रही थी, उठकर विजय से लिपट कर रो पड़ी। सॉरी पापा, अंजू बोली। मैं विवेक से प्यार करती हूँ। यह बात मैं शादी से पहले आपको बताना चाहती थी, पर सिर्फ इसलिए नहीं बता पाई थी क्योंकि उस वक्त विवेक अचानक हॉस्टल छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। मैं आपको उससे मिलवाना भी चाहती थी। मैंने विवेक की बहुत खोजबीन की पर कुछ नहीं पता चला और जब वह लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह अपने शहर चला गया था, पर वह अब भी मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मुझसे रोज़ फ़ोन पर बातें करता है। मैं भी स्वयं को रोक नहीं पाती थी। अपने प्रेम का वास्ता देकर वह मुझे मिलने के लिए बुलाता, पर मैं अपनी विवशता पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। मैं भी हर हाल में उसे पाना चाहती थी, पर अभिषेक से अलग हुए बिना यह संभव नहीं था। बस इसीलिए मैंने कहते कहते अंजू सिसक उठी। मैं जानती हूँ कि मैंने जो रास्ता अपनाया है वह गलत है। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, पर विवेक के बिना मैं नहीं रह सकती पापा। ये सब मैंने सिर्फ उसे पाने के लिए, और जिसे पाने के लिए तुमने अपने सास ससुर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अभिषेक जैसे नेक इंसान के साथ विश्वासघात किया। जानती हो उस विवेक का क्या जवाब है? विजय ने अंजू पर नज़रें गड़ाते हुए पूछा। क्या आप विवेक से मिले थे? अंजू आश्चर्य से आंखें फाड़ कर देखने लगी। हाँ, तुम्हारे यह पत्र पढ़ने के बाद मैं और अशोक विवेक से मिलने गए थे। उसने तो तुम्हें जानने से भी इनकार कर दिया। बहुत जोर डालने पर बताया कि हाँ, तुम उसके साथ पढ़ती थी और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। यकीन है मेरी बात पर, या उससे मिलकर ही यकीन करोगी? विजय ने गरज कर पूछा।
अंजू का तो मानो खून जम गया था कि जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया वह उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। विवाह के पहले अचानक हॉस्टल से गायब हो जाना भी कहीं उससे बचने का बहाना तो नहीं था। मन हुआ कि धरती फट जाए तो वह उसी में समा जाए। वह किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्षण भर यूं ही बूंद बनी खड़ी रही, पर अगले ही क्षण दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर तेज कदमों से अपने कमरे में दौड़ गई। वास्तविकता से रूबरू होते ही रेखा का सिर पुनः चकराने लगा। अब क्या होगा मेरी अंजू का? ममता की मारी रेखा सब कुछ भुलाकर यह सोचने लगी कि अंजू पर से विवेक के प्रेम का भूत उतरेगा या नहीं। अंजू फिर से अभिषेक के साथ जिंदगी बिताने के लिए मानेगी या नहीं। अब बात हमारे या अंजू के मानने से नहीं है रेखा, यह हक तो हम कब का खो चुके हैं। अब बात देवलाल जी, अनीता भाभी और अभिषेक के मानने की है। हमारी अंजू को माफ़ करे, उसे पुनः स्वीकार करे, यह कहने का साहस मुझ में तो रहा नहीं, और किस मुंह से कहें हम। बेटी के प्यार और विश्वास की वशीभूत होकर जो महाभूल हम लोग कर बैठे हैं उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही होगा। विजय के स्वर में हताशा के साथ निश्चय भी था। प्रायश्चित? यह क्या कह रहे हैं आप? रेखा कांपते स्वर में बोल पड़ी। हाँ रेखा, अपनी रिपोर्ट वापस लेने के साथ ही मुझे अंजू की गलत रिपोर्ट दर्ज कराने की बात भी पुलिस को बतानी पड़ेगी। किसी सभ्य शरीफ इंसान को अपने स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग करके फंसाना कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना कि अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। पर विजय, अंजू के भविष्य की तो सोचो। इस समय उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही है। अब आज लड़खड़ा गई रेखा की। राहुल भी लगभग रो पड़ा। पापा, पापा प्लीज़ एक बार सोच लीजिए। नहीं राहुल, कल को यही स्थिति हमारे साथ होती तो क्या तुम अपनी पत्नी को माफ़ कर देते? प्रतिष्ठा कांच की तरह नाजुक होती है राहुल। एक बार चटक जाए तो क्षतिपूर्ति असंभव है। मुझे अफसोस है कि देवलाल जी की इस क्षति का कारण हम बने हैं। निरुत्तरित हो गया था राहुल। कितनी अभद्रता से पेश आया था वह अभिषेक के साथ, पर अभिषेक का वह मौन केवल अंजू को बदनामी से बचाने के लिए ही था। ओह, ये हमसे क्या हो गया? आह सी निकली राहुल के दिल से। सन्नाटा सा छा गया था सबके बीच। सभी भयाकुल से आने वाले दुर्दिनों को ताप मन ही मन अनुमान लगा रहे थे। कितना सोच समझ कर नाम रखा था विजय ने अपनी प्यारी बेटी का, पर आज यह बेटी भावनाओं के आवेग से दिशाहीन होकर बह निकली थी। अपने सैलाब के आगोश में न जाने भविष्य के गर्भ से क्या क्या तहस नहस कर ले डूबने वाली थी यह। बिल्कुल उसी प्रकार जब एक नदी जब तक तटों के बंधन में अनुशासित रहती है, पोषक होती है, पर तटों की मर्यादाओं का उल्लंघन कर उच्च श्रृंखल हो जाने से वह न केवल विनाशक हो जाती है बल्कि अपना अस्तित्व भी खोने लगती है। आज अंजू ने भी अपने मायके तथा ससुराल दोनों तटों का अतिक्रमण कर तबाही निश्चित कर डाली थी। काश मैंने समय रहते ही इस अंजू पर शक्ति का बांध दिया होता। मन ही मन सोचते हुए विजय इस जल समाधि के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगा, लेकिन सिवा पछताने के और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।